हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश और स्वागत है आपका कृषि बाय क्रिश सर यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का पहला चैप्टर जल निकास का तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने पहले दो लेक्चरों में बात की थी। पहले लेक्चर में देखा था हमने जल निकास क्या होता है, इसकी परिभाषा देखी थी, जल निकास के उद्देश्य देखे थे और जल निकास की प्रणालियाँ देखी थी। और दूसरी क्लास में हमने देखा था कि जल निकास की विधियाँ और जल निकास के प्रकार। तो दो तरह की विधियाँ होती हैं उसकी, सतही जल निकास और भूमिगत जल निकास। सतही जल निकास में चार प्रकार से अपन जल निकास कर सकते हैं, चार प्रकार की नालियाँ बना सकते हैं, जिसमें पहली देखी थी हमने स्थायी जल निकास जो परमानेंट होती है। दूसरी देखी थी अस्थायी जल निकास जो केवल बरसात के दिनों में ही बनाई जाती है और बरसात के बाद उन नालियों को मिटा दिया जाता है। तीसरी हमने देखी थी कटआउट नालियाँ जो नहर वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। और जो लास्ट है हमारी 4th नंबर की, और उसमें देखा था हमने जो समतल भूमि में मेड़ बनाकर, है ना, जो ऊंचे नीचे स्थान होते हैं, एंडुलेटेड एरिया होते हैं, उसमें जो ऊंचे स्थान है उनकी जो मिट्टी को काट दिया जाता है और निचले स्थानों में भर के खेत को प्लेन कर दिया जाता है, बिल्कुल समतल। और दूसरी थी भूमिगत जल निकास, उसमें हमने देखा था एक खपरेल ड्रेन, जिसमें जो सीमेंट या ये कंक्रीट का उपयोग करके अपन नालियाँ बना रहे थे। एक थी पोल ड्रेन्स, पोल मतलब होता है जो लकड़ी, तो इसमें लकड़ी का उपयोग करके इन नालियों को बना रहे थे। एक था स्टोन ड्रेन्स, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, तो वहाँ पर पत्थर का उपयोग करके हम नालियाँ बना रहे थे। और एक था पाइप ड्रेन्स, तो पाइप ड्रेन्स में हम लोहे, प्लास्टिक या जो सीमेंट का कोई भी पाइप है उसको मिट्टी में नीचे खुदाई करके एक लाइन डालकर उसको ऊपर से ढक दिया जाता था। और उसके बाद हमने लास्ट देखा था एक मोल ड्रेन, जिसमें एक विशेष प्रकार का हल होता है, मोल हल या मोल प्लाऊ, उसका उपयोग करके हम नालियाँ बना रहे थे। और इसके बाद हमने देखा था जो अस्थायी जल निकास नालियाँ हैं और स्थायी जल निकास नालियाँ हैं, उनके लाभ और हानि क्या क्या होते हैं। और इसके बाद हमने पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर देखा था क्या क्या होते हैं। अब आज इसके आगे हम बात करेंगे, आज इसका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका जल निकास खत्म हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो मिट्टी है, मिट्टी में जो अनावश्यक रूप से जल भर जाता है तो उससे क्या क्या हानि होती है ना। तो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, जो मृदा में अतिरिक्त जल या फिर अनावश्यक जल से होने वाली हानियाँ, या फिर जल क्रांति से होने वाली हानियाँ। जल क्रांति जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन है उसी को हम जल क्रांति बोलते हैं। अगर किसी क्षेत्र में या खेत में पानी भर गया है तो उसी को अपन जल क्रांति बोल सकते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, क्या क्वेश्चन आता है, मृदा में, ऐसे लिख दो, मृदा में अतिरिक्त जल, या फिर ऐसे भी आ सकता है मृदा में अनावश्यक जल, अनावश्यक जल से होने वाली हानियाँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डिसवांटेजेस ऑफ अननेसेसरी वाटर या फिर एक्सेस वाटर। तो क्या क्या हानियाँ होती हैं, चलो देखते हैं इसमें। तो आप खुद कॉमन सेंस लगा कर देखिए कि अपन ने जल निकास के उद्देश्य पढ़े थे, क्यों कर रहे थे अपन जल निकास। अगर वायु संचार को सही बनाने के लिए कर रहे थे, है ना, तो इससे यही हानि हो सकती है कि वायु संचार में कमी हो सकती है। तो आप नोट करते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबसे पहले तो क्या हो रहा था, वायु संचार में बाधा उत्पन्न होती है ना। वायु संचार में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेशन ऑफ एयर। तो अब देखो क्या होता है इसमें, वायु संचार में बाधा उत्पन्न हो गई तो मैंने आपको बताया था जब मिट्टी में सूक्ष्म रंध्र और दीर्घ रंध्र दोनों जल से भरे जाते हैं तो उसमें क्या वायु की कमी हो जाती है और जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वायु की जो कमी होती है मिट्टी में, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी मिट्टी में, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वायु संचार में बाधा हो रही है तो क्या है, अगर पानी भर जाएगा तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस
कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एनाएरोबिक कंडीशन, एनाएरोबिक कंडीशन या फिर स्थिति। मिट्टी में एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऑक्सीजन की कमी होने से, इसको अपन एनाएरोबिक स्थिति बोलते हैं। एक होती है एरोबिक स्थिति। एरोबिक क्या है, जब उसमें वायु या फिर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहता है तो उसको अपन एरोबिक स्थिति बोलते हैं। और जब मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या वायु की कमी हो जाती है तो उसको अपन एनाएरोबिक कंडीशन बोलेंगे या एनाएरोबिक स्थिति बोलेंगे। अब क्या होता है, ये एनाएरोबिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अपनी मिट्टी में कुछ जीवाणु रहते हैं, है ना, या बैक्टीरिया या जीवाणु रहते हैं जो क्या है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं या फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो क्या है, उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो एरोबिक जीवाणु होते हैं। कौन से, एरोबिक जीवाणु होते हैं। एरोबिक जीवाणु जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण। ये एन मतलब नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो वो कौन से, कुछ एरोबिक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और उनके नाम लिख लीजिए कौन कौन से हैं वो। जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, ठीक है। एक है अपना एनावीना, बस ये दो याद रखना, होते तो बहुत सारे हैं, बाकी ये याद रखना, ये एरोबिक जीवाणु होते हैं जिनको क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से हैं, तो एजोटोबैक्टर और एनावीना। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में, मतलब कि वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन है उसको इकट्ठा करके मिट्टी में स्थापित करते हैं, जिनको क्या है प्लांट या पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो जब मिट्टी में वायु संचार में बाधा आएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एनाएरोबिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जब एनाएरोबिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है अपने, ये बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना, ये बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाएंगे ये भी, और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण नहीं कर पाएंगे। और वहां पर एक क्रिया होने लगेगी, कौन सी, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। देखो अब मैं बताता हूँ डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। एक टर्म होता है नाइट्रिफिकेशन और एक शब्द होता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब ये जो जीवाणु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में एकत्रित कर रहे हैं तो वो हो जाता है अपना नाइट्रिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एनाएरोबिक कंडीशन बन गई, और एनाएरोबिक कंडीशन बन गई तो ये जीवाणु अपना काम नहीं कर पाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय हो जाएंगे तो डीनाइट्रिफिकेशन करने लगेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब ये अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन वापस से, मतलब जितनी मिट्टी में होगी वो वापस से बाहर जाने लगेगी वायुमंडल में, तो ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी में तापमान, मृदा तापमान, या ऐसे लिख दो मृदा ताप कम हो जाना, कम होना। तो इससे एक हानि ये हो सकती है, अतिरिक्त जल से या जो जल भरा है उससे मिट्टी का ताप कम हो जाता है। मिट्टी का ताप कम हो जाता है तो क्या होता है, उसमें जो बीज है, अपना फसल का बीज अपन अगर जो मिट्टी में अपन डालते हैं बुवाई के समय, तो बीज का अंकुरण सही नहीं हो पाता, बीज का अंकुरण सही नहीं हो पाता, नहीं होता। ठीक है, तो मिट्टी का तापमान कम हो जाता है, उससे क्या होता है, बीज का अंकुरण नहीं होता। आपको ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी का एग्जाम में पूछते हैं तो बस एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि वायु संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या वायु की कमी हो जाती है ना, या मृदा का ताप गिर जाता है। इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, तो और क्या हानि हो सकती है इससे, जो कृषि क्रिया है अपनी, जो कृषि क्रिया है वो समय पर नहीं हो पाती,
तो ऐसे लिख सकते हैं कृषि क्रियाओं में विचलन हो जाता है। विचलन मतलब डिले हो जाती है वो, है ना, जो जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं उनमें डिले हो जाता है। तो क्या होता है, हम सही समय पर फसल तक जो फसल है अपनी वो पककर तैयार नहीं हो पाती है ना, लेट तैयार होगी। तो बस इसके बाद अपन देखते हैं जो हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं। हानिकारक लवण एकत्रित होना। हानिकारक लवण है जो वो भी एकत्रित हो जाते हैं। हानिकारक लवण शब्द, लवण का मतलब होता है जो आपने देखा होगा कभी कभी खेतों में, जो मिट्टी के ऊपर जो बिल्कुल सफेद रंग की जो परत बन जाती है, जो नमक जैसा छा जाता है मिट्टी पर, उन्हीं को अपन लवण बोलते हैं। इंग्लिश में इनको सॉल्ट ही बोलते हैं। सॉल्ट मतलब ये नमक ही रहता है, एक तरह का जो पानी में मिक्स रहता है। तो ये कैसे एकत्रित होते हैं, अब जैसे मानो ये अपनी भूमि, ठीक है, मिट्टी है, इसके ऊपर भरा है पानी, ये पानी भरा है, और पानी में है लवण मतलब ये सॉल्ट, पानी में है लवण, ये अपनी सॉल्ट मिक्स है, ये लवण है। तो ये कैसे एकत्रित होंगे, अगर अपन जल निकास नहीं करेंगे, पानी अधिक समय तक भरा रहेगा जो, और जल निकास नहीं करेंगे तो ये क्या है, ये पानी है, पानी तो क्या है, ये वाष्प बन के ऊपर हो जाएगा जैसे, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, बाष्पीकरण। और ये भी एग्जाम में पूछता है, बाष्पीकरण और एक होता है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पीकरण मतलब जब पृथ्वी की सतह से या कोई भी सतह से पानी भाप के द्वारा बनकर ऊपर जाता है वायुमंडल में, तो उस क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। और एक होता है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन मतलब जो पत्तियों की लीफ से या जो पत्तियां हैं जो पेड़ पौधों की, उससे पानी का लॉस हो रहा है या पानी भाप बनकर जा रहा है पत्तियों में से, तो उसको अपन बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये क्रिया बाष्पीकरण है। तो बाष्पीकरण के द्वारा अपनी भूमि से पानी भरा है, ये तो बाष्प बनकर ऊपर चले जाएगा भाप बनकर, अब ये बचे रह जाएंगे अपने क्या, सॉल्ट। तो सॉल्ट, अब ये पानी है बाष्प बनकर चला गया, ठीक है, ये गया बाष्प बनकर ऊपर हो गया। अब ये सॉल्ट बच गए इस पे, मिट्टी पे, तो ये क्या है, जम जाते हैं मिट्टी में, तो ये हानिकारक होते हैं मिट्टी के लिए। इससे क्या है, मिट्टी, ये जो लवण है ना, ये मिट्टी को कैसी बना देते हैं, क्षारीय बना देती हैं। क्षारीय मतलब उसका जो पीएच है ना मिट्टी का, वो ज्यादा हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। तो हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इससे हानि है, जो पौधे है ना, पौधे पोषक तत्व तथा जल को ग्रहण नहीं कर पाते, जो पौधे हैं पोषक तत्व को और जल को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जल भरा रहता है। तो सॉरी तो क्या होता है, पौधे पोषक तत्व और जल को ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें अधिक मात्रा में पानी भर जाता है मिट्टी में, तो उसमें वायु की कमी हो जाती है, इसलिए वो क्या है, जल को सही से ग्रहण नहीं कर पाते, उनकी जड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं। पौधे की जड़ें जो गलने लगती हैं अधिक पानी से, तो जड़ के द्वारा ही पानी ऊपर जाता है पेड़ में, और पानी के साथ साथ ही जड़ के द्वारा पोषक तत्व जाते हैं पेड़ के सभी भागों में। तो जड़ जब पानी से गलने लगेंगी, अधिक सड़ जाएंगी, अधिक पानी होगा तो फिर पोषक तत्व और जल जड़ों के द्वारा नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद लिख सकते हैं अपन भूमि की भौतिक दशा सुधारने की। भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है ना, भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, ये तो अपन ने पहले ही बता दिया। तो सब पॉइंट वही हैं, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए
अगर उद्देश्य से पूछा है तो उसको अपन पॉइंट वही है। अगर मिट्टी में पानी भर गया है तो जल निकास करेंगे तो क्या उद्देश्य से करेंगे अपन जल निकास, तो उसमें आप बोल सकते हैं वायु संचार सही बनाए रखने के लिए, तापमान सही बनाए रखने के लिए, लाभदायक जीवाणु में उनको क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, या उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। तो या फिर लाभ पूछ ले तो क्या लाभ है जल निकास के, सब वही है, बस अपने को लिखने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। चलो तो अब अपन आगे पॉइंट देखते हैं। मिट्टी की या जो मृदा है, मृदा की जो मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ। मिट्टी है अनुपजाऊ हो जाती है। अब अनुपजाऊ कैसे होगी, अगर मिट्टी में अधिक समय तक पानी भरा है मिट्टी में, तो मिट्टी वो पानी क्या है, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होंगे उनको क्या करेगा, मिट्टी और मतलब मिट्टी में जो पानी है और पोषक तत्व है वो आपस में घुल जाएंगे और जो पानी है ना बिल्कुल मिट्टी की निचली सतह में चला जाएगा। अधिक समय तक भरा रहेगा तो मिट्टी की बिल्कुल निचली सतह में चला जाएगा, तो वो अपने साथ में ना पोषक तत्वों को भी ले जाता है। तो पोषक तत्वों को ले जाएगा तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व अपने को जरूरत पड़ता है तो वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही होना चाहिए, तभी तो उनके पेड़ ले पाएंगे ना उसको। पेड़ों की जड़ जहाँ तक पहुँचेंगी, जड़ के क्षेत्र में पोषक तत्व होना चाहिए। अगर जड़ क्षेत्र से नीचे पोषक तत्व गए तो पेड़ उनको नहीं ले पाता। तो इसमें क्या होता है, अधिक समय तक पानी भरा होगा तो पानी ना अपने साथ पोषक तत्वों को भी घोलकर साथ में बहुत नीचे अधिक गहराई तक ले जाएगा। तो क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी मिट्टी में और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। तो आप इनको लिख सकते हो। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 12th क्लास में, जो MP बोर्ड वाले एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से लिख सकते हो। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि जितने भी जो फैक्टर होते हैं या जो कारक होते हैं जल निकास को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन से कारक होते हैं जो जल निकास को प्रभावित करते हैं ना। उन मतलब कारक जैसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमको जल निकास कैसे करना चाहिए, वहाँ पर खुली नाली बनाना चाहिए या फिर बंद नाली बनाना चाहिए, किस प्रकार की नाली बनाकर अपन जल निकास करेंगे। तो अपन देखते हैं, आप डाल लो हेडिंग में जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में लिख लेना फैक्टर अफेक्टिंग ड्रेनेज। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रेनेज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रेनेज या फिर जल निकास को प्रभावित करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे भूमि का ढाल। सबसे पहला है इसमें भूमि का ढाल, या फिर इंग्लिश में लिख लेना आप स्लोप ऑफ लैंड। चलो मैं लिख ही देता हूँ, स्लोप ऑफ लैंड। भूमि का ढाल अब कैसे प्रभावित करता है, अब देखो जैसे मानो कहीं पर भूमि का ढाल अधिक है और तो वहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए, बंद नाली बनाना चाहिए। अगर ढाल अधिक है, जैसे मानो ज़्यादा ढाल है, ये है भूमि का ढाल, है ना। अगर यहाँ पर अपन खुली नालियाँ बना देंगे, बना देंगे तो क्या है, जो पानी है बहुत स्पीड से नीचे आएगा, तो अपने साथ में मिट्टी भी ले आएगा, और मिट्टी ले आएगा तो क्या है, मिट्टी का क्षरण होगा। इसलिए जहाँ पर जो अधिक ढाल होता है
ऐसे लिख लेना। अधिक ढाल वाली भूमि में, यहाँ पर ढाल अधिक होता है, उस भूमि में अपन बंद नालियां बनाएंगे, खुली नालियां नहीं बनाएंगे। और बंद नालियां भी कैसे बनाएंगे? सीढ़ी नुमा बनाएंगे। ये खेत को सीढ़ी नुमा बनाकर, जैसे सीढ़ी नुमा बनाकर। अब सीढ़ी नुमा का क्या मतलब है? आपने मतलब जैसे देखा होगा कंटूर फार्मिंग वगैरह रहती है। कंटूर मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या ढलान ज़्यादा रहता है, वहाँ पर खेती कैसे करते हैं वो, तो वहाँ पर खेती करेंगे तो जैसे मानो ये अपना पहाड़ी इलाका, यहाँ पर ढाल अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो खेत है ना, इसमें सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे। मिट्टी को काट काट कर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये क्या है अपना खेत बन जाएगा। ऐसे खेत बनाते हैं उसमें। तो इस पे फसल लगा देते हैं अपन, इस पे फसल लगा देंगे और इस पे फसल लगा देंगे। तो इसमें क्या है, पानी इतनी स्पीड से नहीं जाता। जिस स्पीड से पानी यहाँ पर जा रहा था एकदम, तो उस स्पीड से सीढ़ी नुमा खेत बनाकर पानी यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पर पानी आराम आराम से जाता है, बिल्कुल आराम आराम से, फिर इस पे गिरेगा, फिर आराम आराम से। तो इससे क्या है, पानी स्पीड से नहीं जाता तो क्या होता है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता। तो अपन इसमें कैसे लिखेंगे, जिन भूमियों में ढाल अधिक होता है वहां पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर बंद नालियों का निर्माण करके जल निकास करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन भूमि की कीमत। एक फैक्टर ये है भूमि की कीमत, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन वैल्यू ऑफ लैंड इंग्लिश में। भूमि की कीमत, अब इसमें देखो कैसे, कोई भूमि है जो अधिक मूल्यवान है ना, अधिक मूल्यवान है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, बंद नालियों का निर्माण करेंगे। बंद नालियों का क्यों, खुली नालियों का अगर अपन निर्माण करेंगे और उस नाली उस जो मूल्यवान भूमि है उस पर क्रॉप लगाएंगे, तो क्या है, जो फसल लगाएंगे तो खुली नालियों का निर्माण करेंगे तो कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो उससे क्या है, उसको प्रॉफिट कम मिलेगा किसान को। इसलिए जो ज़्यादा मूल्यवान भूमि है वहाँ पर अपन बंद नाली का निर्माण करेंगे नीचे, और ऊपर फसल लगा सकते हैं। और जो कम मूल्यवान है, जिनकी भूमि की कीमत अच्छी नहीं है, वहाँ पर अपन खुली नालियों का निर्माण कर सकते हैं। तो अपन इसमें कैसे लिखेंगे, अधिक मूल्यवान वाली भूमि में, अधिक मूल्यवान भूमि में कैसी बंद नालियों का निर्माण करेंगे, बंद नालियों का निर्माण करेंगे। और जो कम मूल्यवान है या फिर कम कीमत वाली भूमियां हैं, कम कीमत वाली भूमि में अपन खुली नाली का निर्माण कर सकते हैं, खुली नालियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे और कौन सा कारक है जो जल निकास को प्रभावित करता है। फसल का प्रकार, फसल का प्रकार, जो अपन खेत में फसल लगाएंगे वो किस प्रकार की है ना, इंग्लिश में लिख लेना इसको, टाइप ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप। ठीक है। तो फसल का प्रकार कैसे प्रभावित करेगा, मानो अपन कोई महंगी जो ऐसी फसल लगा रहे हैं जो अपने को ज़्यादा आय देती है, ज़्यादा प्रॉफिट देती है ना, ज़्यादा पैसा देती है, जैसे मसाले की खेती है, गन्ने की खेती है, ये क्या है, अपने को ज़्यादा प्रॉफिट देती है। अगर इन भूमियों में मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर अपन ये सब जो अधिक पैसा देने वाली फसल लगा रहे हैं, तो वहाँ पर अपन को बंद नाली का निर्माण करना चाहिए। खुली नालियों का निर्माण क्यों नहीं करेंगे, अगर अपन वही वाली बात है, खुली नालियों का निर्माण करेंगे तो कृषि योग्य क्षेत्रफल कम होगा, है ना, तो उस स्थान पर अपन फसल नहीं लगा सकते जो ज़्यादा पैसा दे रही है, तो अपने को जगह तो बचानी है ना, इसलिए बंद नाली का अपन निर्माण करेंगे। कैसी भूमि में, जहाँ पर अधिक आय देने वाली फसल लगा रहे हैं, जहाँ पर अधिक आय वाली फसल लगा रहे हैं वहाँ पर कैसी अपन को बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, लिख लेना आप। और जहाँ पर अपन नॉर्मल वो लगा रहे हैं क्रॉप,
जो ज़्यादा आय नहीं देती, यहाँ पर अपन खुली नाली का निर्माण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ऐसी ये अधिक आय वाली फसल लगा रहे हैं और वहाँ पर अपन बंद नालियों का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा उस समय जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा, है ना, इसलिए अपने को प्रॉफिट भी कम मिलेगा। अब अपन आगे देखते हैं किसान की आर्थिक दशा। एक फैक्टर ये है कारक किसान की आर्थिक दशा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फार्मर। अब देखो कैसे ये प्रभावित करता है। कोई किसान है जो गरीब किसान है, कोई किसान गरीब है और एक किसान है अमीर। देखो जैसे एक किसान है अमीर, अमीर किसान है या फिर पूंजीपति किसान बोल सकते हैं। एक है अपना गरीब किसान, दो किसान है ना, दो तरह के किसान रहते हैं, एक अमीर किसान है एक गरीब किसान है। अब गरीब किसान बंद नालियों का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उनमें खर्चा ज़्यादा आता है। अगर बंद नाली का निर्माण करेंगे तो या तो पाइप वगैरह डालकर करेंगे, है ना, या फिर जो लकड़ी है या पत्थर है सीमेंट है उनका उपयोग करना पड़ेगा बंद नालियों को बनाने के लिए। तो क्या है, गरीब किसान इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए गरीब किसान खुली नाली बना सकता है। और जो अमीर किसान है, अमीर किसान तो अपना जो अफोर्ड कर सकते हैं, खर्चा झेल सकते हैं ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, वो फसल लगाते हैं, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है, तो बहुत सारी क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनको। इसलिए जो अमीर किसान है उनको बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, बंद नालियाँ बनाना चाहिए, ठीक है। और जो गरीब किसान है इनको खुली नाली बनानी चाहिए, खुली नालियाँ बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब किसान बंद नालियों के लिए खर्चा नहीं झेल सकता। अब अपन इसमें देखेंगे आगे और कौन कौन सा फैक्टर है जो कर सकता है। भूमि की किस्म, भूमि की किस्म। अब देखते हैं भूमि की किस्म कैसे प्रभावित करती है। अब आप देखो भूमि दो तरह की हो सकती है। एक मान लो एक खेत है जिसमें अपनी चिकनी या फिर काली मिट्टी है। काली मिट्टी आपने देखी होगी कितनी चिकनी रहती है। और एक में देखेंगे अपन बलुई मिट्टी, बलुई या फिर रेतीली मिट्टी है। एक खेत है रेतीली मिट्टी है, इसमें ऐसा लिख लो मिट्टी। दो खेत हैं अपने पास, एक में चिकनी मिट्टी है और एक में रेतीली मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी। अब देखो चिकनी मिट्टी क्या होती है या जो काली मिट्टी है, इसके जो कण रहते हैं, मिट्टी के कण है ना, आपस में बहुत तेजी से बहुत मतलब कंपैक्ट होकर चिपक जाते हैं और बहुत टाइट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, पानी, ऐसी मिट्टी में क्या है, पानी मतलब नीचे नहीं जाता, मिट्टी में ऊपर ही भरा रहता है। तो इसमें क्या है, अपन खुली नाली का निर्माण कर सकते हैं। इससे क्या होगा पहले मैं समझाता हूँ। चिकनी या काली मिट्टी में खुली नालियाँ बनाना चाहिए, ऐसा लिखना है आपको, खुली नालियाँ बनाना चाहिए। और ये बलुई या रेतीली मिट्टी है, इसमें अपने को बंद नालियाँ बनाना चाहिए। आप बोलोगे सर कि क्यों बनाना चाहिए ऐसा, तो ये चिकनी मिट्टी है, ये क्या है, आपस में चिपक जाते हैं इसके कण। आप देखना जहाँ पर भी आप रहते हो या आपके पास खेत वगैरह हो तो चिकनी मिट्टी वाला खेत देखना है, इसमें क्या है, मिट्टी ना आपस में चिपक जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से चिपक जाती है। तो इससे क्या, पानी नीचे नहीं जा पाता भूमि में, ऊपर ही रहता है ना। तो इसमें क्या अपन खुली नालियाँ बना सकते हैं। और एक खुली नालियाँ बनाएंगे ना तो पानी के साथ में मिट्टी भी बहकर नहीं जाएगी, तो मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा, है ना। इसमें ऐसा भी लिख लो, इसमें मृदा क्षरण नहीं होगा, मृदा क्षरण नहीं होता है इसमें। क्यों नहीं होता कि ये मिट्टी पानी के साथ नहीं जाती, चिकनी रहती है, आपस में चिपक जाती हैं वो कण, इसलिए खुली नाली अपन इसमें बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मृदा क्षरण नहीं हुआ। अब ये रेतीली मिट्टी बंद नाली, अगर अपन इसमें खुली नाली बनाएंगे तो क्या होगा, पानी के साथ साथ, ये तो रेतीली है, ये चिपकती नहीं है, तो पानी के साथ साथ ये मिट्टी भी चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मृदा क्षरण अधिक होता है इस मिट्टी में, इस मिट्टी में मृदा क्षरण अधिक होता है, ठीक है, समझ में आई। और
तो इसमें अपन बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। अब अपन आगे और देखेंगे पदार्थों की उपलब्धता। एक फैक्टर ये भी है कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके अपन जल निकास नालियाँ बना सकते हैं। पदार्थों की उपलब्धता इंग्लिश में लिख सकते हो आप एबिलिटी ऑफ मैटर मटेरियल। तो देखो इसका कैसा है, जिस क्षेत्र में लकड़ी है, लकड़ी अधिक है या लकड़ी आसानी से मिल रही है वहाँ पर अपन लकड़ी का उपयोग करके जल निकास नाली बना सकते हैं। जिस क्षेत्र में ईंटें और पत्थर ज़्यादा मिल रही हैं उसमें अपन इनका उपयोग करके जो स्टोन ड्रेन है वो बना सकते हैं, है ना। और जिस क्षेत्र में खपरेल वगैरह चिकनी मिट्टी ज़्यादा है उस क्षेत्र में अपन खपरेल ड्रेन्स बना सकते हैं। तो ये उस पर निर्भर करता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पदार्थ उपलब्ध है अपने को जल निकास नालियाँ बनाने के लिए, तो अपन उसी पदार्थ का उपयोग करके जल निकास नाली बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। देखो अब मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन को एग्जाम में कैसे लिखना है ना। कोई क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट वही है, सब चीज़ें वही हैं जो अपने को आती हैं और मैं आपको पढ़ा भी चुका उन चीज़ों को, लेकिन एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखना है। एग्जाम में देखो पॉइंट वही हैं, बस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से अपने को लिखना है। जैसे कि अपन देखो ये बताऊँ मैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो कि मिट्टी में जल निकास के महत्व या लाभ लिखो, ऐसे लिख सकते हैं अपन, जल निकास के महत्व या फिर लाभ। ठीक है, लाभ, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है या फिर जल निकास के उद्देश्य। जल निकास की आवश्यकता, या फिर ऐसे भी आ सकता है जल निकास की आवश्यकता या फिर जल निकास के उद्देश्य। ठीक है, मान के चलो ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, या तो जल निकास के लाभ या महत्व लिखो, या फिर जल निकास की आवश्यकता या फिर उद्देश्य लिखो। मैंने सबसे पहली वाली क्लास में बताया था आपको जल निकास का उद्देश्य या फिर महत्व, वो दोनों एक ही है, सब एक ही है, ये भी एक है ये भी एक है, सब क्वेश्चन और पॉइंट भी वही है, बस अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं, अब जल निकास का लाभ है, मानो क्या लाभ होता है इससे, क्या लाभ हो सकता है जल निकास करने से अपने को। भूमि की भौतिक दशा सुधरती है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, सुधार होता है। अगर इस पॉइंट को अपन इसमें लिखना है कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है या जल निकास के उद्देश्य क्यों पड़, जल निकास का उद्देश्य क्या है, अगर इसी पॉइंट को इसमें क्या लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए जल निकास आवश्यक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। या उद्देश्य में पूछा है तो भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए, इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए। अगर उद्देश्य से आए तो, आवश्यकता पूछे तो भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए जल निकास आवश्यक है। बस इस तरीके से आपको लिखना है। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, मिट्टी का जल निकास के महत्व या लाभ में लिखेंगे, मिट्टी का तापमान सही रहता है, मिट्टी का तापमान सही रहता है जल निकास करने से।
तो ये लाभ हो गया या फिर महत्व हो गया कि मिट्टी का तापमान सही रहता है। अगर यही पॉइंट अपन को इसमें लिखना है कि कैसे लिखेंगे फिर अपन, मिट्टी का तापमान सही बनाए रखने के लिए, मिट्टी का तापमान सही बनाए रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, मिट्टी का तापमान सही बनाए रखने के लिए जल निकास आवश्यक है। या फिर उद्देश्य से पूछे तो मिट्टी का तापमान सही बनाए रखने के लिए, इस तरीके से अपने को लिखना है। और पॉइंट देखते हैं क्या होता है, जो कृषि क्रियाएं उनको समय पर करने के लिए, कृषि की अपन लाभ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती हैं, समय पर हो जाती हैं। अगर यही पॉइंट अपन को इसमें लिखना है उद्देश्य और जल निकास की अवस्था में, तो कैसे लिखेंगे, कृषि क्रियाएं समय पर करने के लिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और पॉइंट देख लेते हैं फिर भी क्या होता है। जल निकास का एक और लाभ क्या लिख सकते हैं अपन, जो फसल को रोग और कीट से बचाए रखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, फसल में रोग और कीट नहीं लगते जल निकास करने से। तो ये लाभ में अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर यही पॉइंट अपन को इसमें लिखना है जल निकास के उद्देश्य या फिर आवश्यकता में, तो फसल को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट अपन कि क्या लिख सकते हैं अपन इसके बाद, कि भूमि दलदली होने से बच जाती है, भूमि दलदली होने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं भूमि दलदली नहीं होती। अगर यही पॉइंट अपन को इसमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए, भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसी तरीके से जितने भी पॉइंट हैं आपने जो पहले पढ़े हैं उद्देश्यों में और लाभ में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, पॉइंट सब वही हैं। बाकी आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर समझ में तो आ ही गया होगा। और आज तो हो नहीं पाया ये कंप्लीट, तो कल लास्ट लेक्चर लेंगे इसका, और जल निकास का जो पूरा चैप्टर है इसको ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।